मतलब कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि क्या रियल एस्टेट में ट्रेडिंग होती है। मैं कहता हूँ हाँ होती है। कई बार मैंने भी लाइव देखी कि सुबह प्लॉट खरीदा और शाम को अगेन सेकंड रजिस्ट्री हो गई, लिया 1 करोड़ में, बेच दिया 1 करोड़ 10 लाख में, 12,000 रुपए का। कहीं दूर शहर में, जैसे अजमेर की मैं बात करूँ जयपुर से, तो वो 12 लाख का प्लॉट 20 साल बाद कम से कम 1.25 करोड़ रुपए का होगा। हाँ, मुझे प्रॉपर्टी फ्रॉड ऐसा है ना, सारा खेल है ना लालच का है। कहीं प्रॉपर्टी फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जो ये लालच कर जाते हैं कि मुझे सस्ता प्लॉट मिल रहा है, नॉन अप्रूव्ड प्लॉट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद आरबीके। आज की बात करेंगे हम मन से, और मन की बात अपन एक ऐसे गेस्ट से करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही कम एज के अंदर बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं रियल एस्टेट के मार्केट में, और उन्होंने रियल एस्टेट के मार्केट को इस तरीके से समझा है कि बड़े बड़े हस्तियां उनसे पीछे छूट गई है, और उन्होंने बहुत ही कम समय में ना केवल खुद की, अपने परिवार की और बहुत सारे लोगों की उन्होंने कैरियर बनाने में, उनके कैरियर में चार चांद लगाने में बहुत मेहनत करके और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उन लोगों को गाइड किया है, ट्रेंड किया है, और वो आज रियल एस्टेट के मार्केट में, जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में एक जानी मानी हस्ती बन गए हैं। आइए स्वागत करते हैं हम एक ऐसी शख्सियत का जिनसे करेंगे हम मन की बात, उनके मन से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और जो वो मन से बोलते हैं उनकी बातों को अगर आपने पूरा सुन लिया तो आपका जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप भी रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके सपने पूरे करना, आपके ड्रीम्स पूरे करना, तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर मनीष जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई है जिसमें आपको रियल में लगेगा कि हाँ यार, सच में अगर ये चीजें मेरे को पहले मिल जाती तो शायद मैं बहुत पहले इसमें बहुत बड़ा क्रिएशन कर सकता था। और आपके उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेज देना जो रियल एस्टेट के मार्केट में या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या रियल एस्टेट के मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहता है, वर्किंग करना चाहता है। और इस चैनल को रियल एस्टेट विद आरबीके आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले पॉडकास्ट आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। स्वागत करते हैं मनीष जी का। स्वागत है मनीष जी आपका। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया आज की मन की बात विद मनीष जी के साथ। और हम उम्मीद करते हैं आपकी जो एक जर्नी है, उस जर्नी से जो हमारे रियल एस्टेट के कुछ भाई हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम इन मन की बात विद मनीष जी। मनीष जी, आपसे डायरेक्टली मैं पहला सवाल करूंगा। एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है रामभक्त जी, मैं पूछूंगा अगर आप कहें तो। हाँ बिल्कुल, पूछिए ना मनीष जी। ये जो आपने मन की बात रखा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये क्या मन की बात हमेशा मोदी जी वाली मन की बात तो नहीं है? नहीं, ये मोदी जी वाले मन की बात नहीं, ये मनीष जी के मन की बात है। ताकि वो एक मन से निकली हुई चीजें हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे रियल एस्टेट के कुछ युवा लोग हैं आपके जैसे ही, क्योंकि आपने अपनी जर्नी के अंदर बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अलग मुकाम पे आप गए हैं, तो वो हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उनको भी उस चीज का फायदा मिल सके, इसीलिए ये मन की बात है, ताकि आपके मन की जो भावनाएं वो सारी आप उनको दे पाए, ताकि वो अपने लाइफ के अंदर और आगे बढ़ सके और जैसा आपने ये जो चीजें क्रिएट की है वैसी वो भी क्रिएट कर पाए। थैंक यू सो मच। तो मनीष जी, आप अपने बारे में एक थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं और कैसे आप इस रियल एस्टेट के व्यापार में आए, क्योंकि आप पहले जॉब करते थे और अब आप व्यापार के अंदर हो, तो व्यापार के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे आप इसमें एंट्री किए? मैं बेसिकली रामभक्त जी 2009 से फुल टाइम करियर कर रहा हूँ। मुझे लगभग 16-17 साल हो गए फील्ड में। बेसिकली शुरुआत तो मेरी जॉब से थी, बट जॉब से शुरुआत करते करते 7-8 महीने बाद मैं बिज़नेस में आ गया था। बिज़नेस में ऐसा हुआ, स्टॉक मार्केट से करियर शुरू किया और दौड़ते दौड़ते 2019 में मैं रियल एस्टेट में आ गया। अब 2019 से मैं कंटिन्यूसली रियल एस्टेट में हूँ और आपको आगे की जर्नी पता ही है, बाकी अपन बात करते हैं। तो मनीष जी, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि पैसे बचाने से लोग अमीर नहीं बनते? क्योंकि बहुत 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 बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो तो केवल यही कहते हैं भाई पैसा बचाओ, और पैसा बचा के ही आप बड़े पैसे वाले बन सकते हैं। पैसा बचाने से बड़े पैसे वाले बनते हैं, पर तरीका हमेशा ना पैसे बचाने का वो अलग होता है। बचत, जैसे आप मान लो कि हम बचपन में, आपने भी रामभक्त जी गुल्लक में पैसे बचाए होंगे, तो आपको याद है क्या कि आप उस गुल्लक से अमीर बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ कि वो गुल्लक वाली बचत या आपकी जो 2-4 हज़ार रुपये महीने की बचत, आप कई बार इन दिनों सुनते आए हैं एसआईपी में 2,000 रुपये की सेविंग कर लो मंथली, 500 रुपये से भी एसआईपी में सेविंग होती है, तो उससे क्या अमीर बन सकते हैं? कि आप जेन्युइनली खुद सोचो। अमीर बनने के लिए आपको एक ना, एक वे ढूंढना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि ये बचत मेरी कहाँ होनी चाहिए। जैसे आजकल, जैसे आप जिस अपन माहौल में बैठे हैं रियल इस्टेट में, तो रियल इस्टेट बचत का सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में। अगर वहाँ आप ईएमआई के थ्रू जाकर के, लोन की मदद लेकर के एक सेविंग करते हैं 10,000 15,000 रुपये महीने की, तब आप जरूर अमीर बन सकते हैं।
तो मनीष जी, क्या रियल एस्टेट में सफल होने का कोई शॉर्टकट है? रामबक जी, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। मैं आज ही किसी कस्टमर से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कि वो 72 ईयर्स के थे और उनके साथ जो उनके सन इन लॉ आए थे वो 35 साल या 36 साल की एज में थे। तो मैं उनको बता रहा था कि आपके ससुर जी इसलिए अमीर है क्योंकि पहले के ज़माने में कोई सेविंग की कोई तरीका नहीं होता था, या तो आरडी या एफडी। आज तरीके इतने आ गए हैं, एसआईपी, गोल्ड, बहुत सारे तरीके आ गए। तो पहले जो पैसा सेविंग होता था वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में ही होता था। तो इस वजह से वो लोग बहुत अमीर हैं और उन्होंने समय का गैप दिया, इसलिए शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। ओके, तो मनीष जी, आप रियल एस्टेट के मार्केट में इतने ज़्यादा सफल है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट का रियल में फ्यूचर क्या है? क्योंकि अपन बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली अपार्टमेंट्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ज़मीनें हो गई है। तो अब क्या भविष्य है यहाँ के मार्केट का? ये देखो, देश काफ़ी सारे हैं। आपने भारत की बात कर ली थी, यानी देश की बात कर ली, तो देश भी बहुत सारे हैं। जैसे काफ़ी सारे देश हैं, तो उनमें कुछ देश हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग है, जिनमें हम आम इंडियंस की मतलब एक बजट भी नहीं अलाउ करता कि हम वहाँ जाके इन्वेस्ट कर पाएँ। पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। वो अगर दिन के 2000 रुपये कमाता है तो भी इन्वेस्ट कर सकता है, और दिन के 20,000 रुपये कमाता है तो भी इन्वेस्ट कर सकता है। पर अगर आपके पास दिन की 2000 की इनकम है और मैं बोलूँ दुबई में इन्वेस्ट कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो भारत सबके लिए परफेक्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का, और ये बढ़ता हुआ देश है, तो इसमें ग्रोथ की संभावना अपार है। ओके, मनीष जी, क्योंकि आप जैसे बहुत सारी सिटीज़ के अंदर, जयपुर के, राजस्थान के, नॉट ओनली जयपुर, राजस्थान के भी बहुत सारे शहरों के अंदर और भारत के कई शहरों के अंदर आप वर्किंग कर रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट का व्यापार जो कर रहे हैं। तो कौन-कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट आ रहा है, और अगर वहाँ पर हमारा कोई भी कस्टमर पैसा इन्वेस्ट करे तो उसका पैसा ज़्यादा फास्टली ग्रोथ कर पाए? आप मेरे चैनल पे देखोगे हमेशा ही मैं जयपुर की ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जयपुर में रहता हूँ इसलिए जयपुर की तारीफ़ करता हूँ। जयपुर हर तरह से रहने के लिए योग्य है रामबक जी। जयपुर में आप चाहे कल्चर देख लो, चाहे हेरिटेज देख लो, चाहे ग्रोथ देख लो, चाहे इंफ्रा देख लो, हर तरह से बढ़ रहा है। वैसे ही ऐसे कई शहर हैं अपने हिंदुस्तान में। 10 शहर में कई बार लिस्ट में मैंने कई बार बताया अपने वीडियोज़ में। अहमदाबाद ले लो आप, नवी मुंबई ले लो, नोएडा ले लो, गुड़गाँव के आस-पास का एरिया ले लो, या फिर आप हैदराबाद चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, पुणे चले जाओ। वैसे ये 10-12 शहर जो है ना, ये हमेशा ही ग्रोथ देंगे। और अगर आपका बजट कम है तो इन शहर के आसपास 100-200 किलोमीटर की दूरी में जो बड़ा शहर आता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको शायद 5-7 गुना कम में, मतलब 5-7 टाइम डिफरेंट टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मनीष जी, एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट को लेके युवाओं के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास रहते हैं और वो अलग-अलग तरीके से इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो आपकी राय क्या है कि कहाँ पर हम इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें एक शॉर्ट रिटर्न मिले, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ऐसी ना हो कि भई हमारा पैसा माइनस हो जाए या डिग्रोथ में चला जाए? तो ऐसा कौन-सा निवेश है जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करे और जहाँ से बेहतर रिटर्न निकल सके? रामबक जी, इसमें मैं 5-7 मिनट ले लूँ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल लीजिए। रामबक जी, ये सवाल थोड़ा बड़ा गहरा है कि आपने कहा युवाओं के लिए है ना, कौन सा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है या कौन सा बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। बेसिकली यहाँ युवा और कोई उम्र का कोई इन्वेस्टमेंट से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ संबंध सिर्फ है कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है उस इन्वेस्टमेंट के प्रति। आपको पहले वो विचार बनाना होगा, आपका टेन्योर कितना है। मतलब कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि क्या रियल एस्टेट में ट्रेडिंग होती है? मैं कहता हूँ हाँ, होती है। कई बार मैंने भी लाइव देखी कि सुबह प्लॉट खरीदा और शाम को अगेन सेकंड रजिस्ट्री हो गई, लिया 1 करोड़ में, बेच दिया 1 करोड़ 10 लाख में। ये कई बार ट्रेडिंग भी होती है। वैसे ही सेम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी होती है, सेम ट्रेडिंग आप चाहेंगे तो गोल्ड में भी होती है। तो ये जो है ना, ये गोल बेस होना चाहिए, इसका टेन्योर होना चाहिए कि कब तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। तो अगर आपका गोल बेस लक्ष्य से पहले से प्लान है कि अगर मुझे मेरी मैरिज प्लान करनी है बच्चों की, तो बच्चों की मैरिज के लिए कितना टेन्योर होना चाहिए आपको पता है। जैसे रामबक जी, आपके बच्चे किस उम्र में है अभी? मेरा बेटा है वो 8 साल का है और बेटी है वो 2 साल की है। तो आप उनकी एजुकेशन के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? जैसे मैं पूछूं, आपके सवाल पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे। देखिए, ये तो भई अपन अलग-अलग तरीके से, जैसे कुछ एसआईपीज़ भी ले रखी है और 2-3 प्लॉट्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, ताकि क्योंकि एक जगह ही सारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए। क्या तो नाम है गुड़िया का? गुड़िया का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी के लिए अपन एक छोटी एसआईपी प्लॉट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? जैसे अपन प्लान करें कि भाई मैं आज
12,000 रुपये का कहीं दूर दूर शहर में, जैसे अजमेर की मैं बात करूँ, जयपुर से 100-125 किलोमीटर की दूरी है, पर वहाँ पे आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे अमाउंट में हो जाता है, यानी 10,000 रुपये की EMI में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो लक्ष्मी 20 साल बाद आपको भी पता है कि वो जो आज इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 10 से 12 लाख रुपए का, वो 20 साल बाद कितना ग्रोथ देगा, ये सबको पता है। बिल्कुल। अगर हम हर 5 साल में डबल की भी बात करें तो वो 12 लाख का प्लॉट 20 साल बाद कम से कम 1.25 करोड़ रुपए का होगा, कम से कम। तो ये इन्वेस्टमेंट मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं को गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। जैसे अभी हमने गुड़िया का एग्जाम्पल लिया, लक्ष्मी का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य खुद डिसाइड करने पड़ेंगे। या तो मैं बच्चे की शादी के लिए कर रहा हूँ, या खुद की रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, या और कोई गोल है मेरा, तो टेन्योर फिक्स होगा तो युवा क्या कोई भी व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह कर पाएगा। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल। मनीष जी, जैसे ज़्यादातर जो राजस्थान के लोग हैं उनको ये लगता है कि जयपुर में इन्वेस्टमेंट तो करना ठीक है, लेकिन मैंने कई बार आपसे सुना है कि अजमेर शहर भी ग्रोविंग है, डेवलपमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि अजमेर शहर के में या अजमेर शहर के आसपास भी हम प्लॉट लें तो वो आने वाले समय में कितनी ग्रोथ पॉसिबल है, कितना का चीज़ें पॉसिबल है, जहाँ पर वो मेरे गोल है या जो हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं उनके कुछ गोल्स है, क्या वो फुलफिल कर सकते हैं? अजमेर शहर में है इतनी कैपेबिलिटी? आप देखेंगे तो शहर में है ना एक डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है। जैसे जयपुर में आपने कहा कि JDA काम कर रहा है, तो अपने राजस्थान में कुछ 3 या 4 शहर हैं जिनमें ये डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है। जैसे जयपुर में JDA काम कर रहा है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोटा में KDA काम कर रहा है। वैसे सिर्फ एक तीसरा शहर और है अजमेर, जहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लानिंग के साथ काम करती है। वो रोड इंफ्रा फ्यूचर की प्लानिंग के साथ काम करती है कि 15 साल बाद मेरा शहर कैसा होगा। तो वहाँ ग्रोथ की संभावना नो डाउट है ही है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि नहीं है। और बड़े शहर के नज़दीक कोई छोटा शहर है तो वो एक टाइम के बाद बड़ा शहर बनता ही बनता है, क्योंकि आप देखेंगे ना कि ये पूरा जयपुर वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है और अजमेर है ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो दोनों शहर आपस में मिल रहे हैं, और बीच में जो कड़ी जोड़ दी है किशनगढ़, वहाँ पे भी एक आप देखेंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोनों शहर जब आपस में मिलेंगे तो अच्छे रिटर्न्स की संभावना है नो डाउट बनती है। अगर आपका टेन्योर 15-20 साल का है या 10 साल का है, विजन आपका लंबा है, कम से कम 5 से 6 साल का विजन है, तो आपको अजमेर जाना चाहिए। कम अमाउंट में एक बड़ी रिटर्न्स की संभावना बन जाती है। जी बिल्कुल 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 मनीष जी। अच्छा मनीष जी, जो हमारे कुछ नए लोग हैं जो प्रॉपर्टी के मार्केट के अंदर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करूं या कॉमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन ज़्यादातर लोगों के मन में आता है। तो हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए? वही सेम बात गोल बेस की है, आपका बजट क्या अलाउ करता है। कमर्शियल चीज़ हमेशा थोड़ी सी महंगी आती है अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल। आप देखेंगे कि क्योंकि इसमें रिटर्न्स होते हैं, इनकम होती है, वो भी वैसे ही जनरेट होती है। जैसे रेजिडेंशियल की जो इनकम है वो 3% 4% है किसी भी शहर की, और कमर्शियल में ये रिटर्न 7-8% तक जाने की संभावना रहती है। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी बड़ा हो जाता है। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास वो फंड्स अवेलेबिलिटी है क्या। अगर मान लो आपके पास वो फंड्स अवेलेबिलिटी नहीं है कमर्शियल के लिए, तो आप बड़ी सेक्टर रोड पे जैसे 60 फीट 80 फीट या 100 फीट पे आप रेजिडेंशियल प्लान कर सकते हैं, जो भविष्य में आपको ग्रोथ देगा और कमर्शियल वाले बेनिफिट्स देगा। तो वो आपका कन्फ्यूजन। और रही बात रेडी टू मूव कमर्शियल, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, रेडी टू मूव कमर्शियल है, तो आपको जाना चाहिए। उससे आपकी रेंटेड इनकम भी आएगी और पैसा भी ग्रो करेगा। अच्छा मनीष जी, जो नए इन्वेस्टर्स है या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, उनके मन में एक जो डर है वो हमेशा बना रहता है। यहाँ तक कि जब मैं पहली बार मैं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था या करने की सोच रहा था और प्रॉपर्टी कई जगह पे देख रहा था, तो कई बार प्रॉपर्टी पसंद भी आ जाती है, लेकिन मन में एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड ना हो जाए और कोई ना कोई चीज़ें गलत ना हो जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी फ्रॉड्स है, इनसे स्पेशली कैसे बचा जाए, क्योंकि ये जो डर है वो लोगों को रोक देता है प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। रामभक्त जी, प्रॉपर्टी फ्रॉड ऐसा है ना कि सारा खेल है ना लालच का है। कई प्रॉपर्टी फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जो ये लालच कर जाते हैं कि मुझे सस्ता प्लॉट मिल रहा है, नॉन अप्रूव्ड प्लॉट मिल रहा है। कई बार हमने देखा है जयपुर में कि JDA और सोसाइटी में हमेशा लड़ाई रहती है कि JDA अप्रूव्ड में जाऊँ या सोसाइटी में जाऊँ, और दोनों की रेटों में डबल का फर्क होता है। मान लो कि 10,000 रुपये गज JDA मिलता है तो 5,000 रुपये गज में आपको सोसाइटी का पट्टा मिल जाता है। तो आदमी लालच कर जाता है, बगल में ही तो है, ये भी JDA हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, 1 किलोमीटर का ही तो गैप है, तो रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। नो डाउट आपने देखा है सोसाइटी में लास्ट में व्यक्ति
एक व्यक्ति को फंसा के ही निकलना चाहता है। अगर आपने भी कभी सोसाइटी का प्लॉट लिया होगा तो अब जब से आप जीडीए में आए हो तो आप निकल चुके होंगे, यानी किसी और थर्ड व्यक्ति को आप उसमें फंसा रहे हो ताकि मैं अपना पल्ला झाड़कर उसके ऊपर फंसा दूँ सोसाइटी का प्लॉट और निकल जाऊँ। तो फ्रॉड उसी के साथ होता है जो लालच में आता है। अगर फ्रॉड से बचना है तो आपको ओनली और ओनली उस शहर के अप्रूव्ड कॉलोनी में जाना चाहिए और उनके डॉक्यूमेंटेशन सारे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। और आजकल 2017 से तो रेरा आ गया है, इतना क्लीन काम हो गया है कि आप एक एक डॉक्यूमेंट पिछले 30 साल के रिकॉर्ड रेरा नंबर से रेरा की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो और वो भी इजीली। और आप प्लॉट लेने जाओ तो ब्रोकर से ना लेके रेरा रजिस्टर्ड एजेंट से लो, क्योंकि रेरा जो रजिस्टर्ड एजेंट होता है वही व्यक्ति सही जानकारी रखता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ब्रोकर और एजेंट में क्या फ़र्क है, रेरा एजेंट में क्या फ़र्क है। तो उसने वो एजुकेशन करी है, वो एजुकेशन के आधार पे चीज़ें बेच रहा है और वो सिर्फ अपनी कमाई के आधार पे अपना दिनचर्या निकालने के लिए या अपना रूटीन के खर्चे निकालने के लिए प्रॉपर्टी बेच रहा है। दोनों में इतना फ़र्क है, तो प्रॉपर्टी में तो बहुत फ़र्क आना ही आना है। जी मनीष जी, बिल्कुल। अच्छा मनीष जी, ये चीज़ बताइए कि जब हम घर खरीद लेते हैं या घर खरीदने का मन बना लेते हैं तो हमें किन किन खर्चों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और किन किन टैक्सेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि घर खरीदना तो ठीक है, लेकिन जैसे अपन एक बोलते हैं ना कि गाड़ी खरीदना तो आसान है, लेकिन उसके अंदर उसके जो खर्चे हैं या उसका मेंटेनेंस है वो भारी पड़ जाता है। तो घर खरीदने में हमें किन किन खर्चों का या किन किन मेंटेनेंस का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उसको स्मूथली रन कर पाए? रामबक जी, 3-4 तरह की प्रॉपर्टी है, मैं सबका ही आपको जवाब दे देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी आती है कि व्यक्ति शौक में या पहली सिचुएशन में वो पहला घर लेना चाहता है रहने के लिए, तो उसमें क्या खर्चे आएंगे पहले मैं आपको बेसिक वो समझा देता हूँ। पहले जो खर्चे आते हैं बेसिकली रहने के आते हैं और साथ में वो सोसाइटी मेंटेनेंस के आते हैं, चाहे वो फ्लैट में रह रहा है चाहे विला में रह रहा है। गेटेड कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर वो फ्लैट की जगह दूर प्लॉट ले रहा है तो नॉन मेंटेनेंस प्लॉट आते हैं आजकल अप्रूव्ड, आपको उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये खर्चे जो आते हैं ना बेसिकली, तो खर्चे फ्लैट के, प्लॉट के और फार्म हाउस के अलग अलग खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे आपको उसके आधार पर देखने होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे बट हम उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे लगा देते हैं। जैसा मेरे आज एक कस्टमर से बात हो रही थी, उसने एक लैंड खरीदी और वो लैंड जो थी वो फार्म हाउस के लिए थी और कोई कारणवश वो 2 साल बाद उसको फार्म हाउस बेचना पड़ गया। पर उस 2 सालों में वो प्रॉपर्टी तो बहुत सस्ते की थी पर उसमें वो फार्म हाउस पे डेवलपमेंट पे 52 लाख रुपए लगा चुका था। अब वो फंस गया कि मैंने 52 लाख भी लगा दिए और उस पर रिटर्न भी नहीं मिलता क्योंकि लैंड की वैल्यू 52 लाख नहीं थी। तो वो खर्चे हमेशा बचने चाहिए। बाकी अदर खर्चों की मैं बात करूँ तो टैक्सेस होते हैं, वो गवर्नमेंट के फिक्स होते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। वो पहले से आपको जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। कई बार आपको बिना टैक्स के ऑलरेडी फिक्स रेट पे भी आजकल बाजार में चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को पहले से ही डिस्कस कर लेना है। जो आप जिसके साथ प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं उसके साथ पहले प्रॉपर्टी खरीदते समय ये सारी चीज़ें बातों का ध्यान रखें, लिख करके चलें, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें ताकि आपको आगे जाके दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल मनीष जी, आपने बहुत सारी जानकारी है जो लोगों को जानकारी के अभाव में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी दी। अच्छा, जैसे क्योंकि ये मन की बात मनीष जी के साथ में है और हमारा भारत है, युवाओं का देश है, तो आप हमारे युवाओं के लिए स्पेशली क्या संदेश देना चाहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मेरा संदेश ये है कि पहले जब भी आपने भी कहा कि मैं अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद रहा था, तो आपकी उम्र क्या थी रामबक जी? मेरी उम्र लगभग 30 साल। तो बस मेरे साथ यही संदेश है कि रामबक जी ने कहा कि आज वो रियल एस्टेट सेक्टर में है। पहली प्रॉपर्टी वो 30 साल की उम्र में खरीद रहे थे। हम पहली प्रॉपर्टी 18 साल या 19 साल में क्यों नहीं खरीद सकते? जब आप वोट दे सकते हैं रामबक जी 18 साल की उम्र में, तो प्लॉट क्यों नहीं खरीद सकते? क्यों आपको वो मन में टेंशन रखनी है कि नहीं मैं प्लॉट नहीं खरीद सकता? अगर आप अपने फादर के पास जाएँ कि मैं पापा 30,000 रुपये कमाता हूँ और मैं 10,000 15,000 की EMI दे सकता हूँ, मुझे 3 या 4 लाख रुपए की मदद चाहिए, मैं ये प्लॉट लेना चाहता हूँ, ये अप्रूव्ड है, तो आपके पापा ही नहीं, आपके मम्मी ही नहीं, आपके पड़ोसी भी आपकी मदद करेंगे वो 3-4 लाख का डाउन पेमेंट देने में। एक बार आप अप्रोच करें, ये डर को बाहर निकालें। इसकी एजुकेशन आपको स्कूल में आपस में कलीग्स में, या कलीग क्या बोलूँगा, स्टूडेंट में अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ 11th-12th में ही डिस्कस कर लेनी चाहिए। इतना लंबा जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि अर्ली जब इन्वेस्टमेंट होंगे ना वही रिटर्न देंगे। नहीं तो आप मानो कि वो 70 साल का व्यक्ति जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको क्या ही करेगा और क्या ही इंजॉय करेगा। अगर व्यक्ति 18 साल की उम्र में एक छोटा सा भी अप्रूव्ड कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट कर लेता है घर वालों की मदद से, खुद EMI पे करके, तो वो रिटर्न्स को खुद भी इंजॉय करेगा और 40 साल की उम्र तक आते आते जो डाउट है ना कि रिटर्न्स कितने मिलेंगे, वो 22 साल में इतने रिटर्न मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं, वो कल्पना भी नहीं कर सकता।
यानी वो अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकता है, वो 45 साल की एज में आकर के रिटायरमेंट भी ले सकता है एक सिंगल प्लॉट के रिटर्न से। बिल्कुल मनीष जी, ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि जितना जल्दी हम कोई चीज को ले लेंगे उसको उतना लंबा टाइम, क्योंकि देखो प्लॉट एक ऐसी चीज है, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसको अपन लाइफ टाइम तक एंजॉय करते हैं। जब अपन एक प्लॉट खरीदते हैं, जैसे मान लो मैंने 30 साल की उम्र में जाके प्लॉट खरीदा और अगर मैं 18 साल की उम्र में खरीद लेता तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा जो मोरल बूस्ट है ना वो इतना हाई हो जाता, जिसका मैं खुद, जैसे 30 साल की उम्र में मैंने खरीदा उसके बाद सच में मैं खुद एक प्रिविलेज फील करने लगा कि यार मैंने जयपुर शहर के अंदर एक प्लॉट खरीद लिया है। और अगर मैं ये 18 साल की उम्र में खरीद लेता तो मेरे अंदर वो एक मोटिवेशन ही अलग होता, और उसके बाद में शायद अभी तक मैं और बहुत ज्यादा उसमें प्रॉपर्टीज ऐड कर चुका होता। ये बात सच में युवाओं को ध्यान रखनी चाहिए कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए हमेशा एक टैगलाइन हमेशा याद रखो कि प्रॉपर्टी खरीदने में वेट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीद के वेट करना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद के वेट किया तो आपकी प्रॉपर्टी आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे पाएगी। थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने मन की बात कही, आपने हमारे युवाओं को जो संदेश दिया वो सच में वाकई काबिले तारीफ है और लोगों को सच में अर्ली स्टार्ट करने में इससे मदद मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग ये वीडियोस देखेंगे वो सच में फील कर पाएंगे कि अगर वो और जल्दी स्टार्ट कर पाते तो शायद वो और बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट कर पाते। एक रिक्वेस्ट मैं कर लूँ आपसे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट या ऐसी नॉलेज भरी रियल एस्टेट की चीज़ें आपको चाहिए तो राम भक्त जी के चैनल को आज ही फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।